जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तुलनात्मक सरकार और राजनीति। इसमें क्या पढ़ना है हमें? यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड और चीन। ठीक है, ये यूनिट 4 है दोस्तों। ठीक है, यूनिट 4 है उपनिवेशवाद और विकासशील विश्व में राज्य की भूमिका। क्लास 5 है। ठीक है, बाकी और क्लास के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहते हैं तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जीके जीएस वाला एक ऐसा चैनल है पूरे यूट्यूब पर जो आपको फ्री में यूपीएस प्रोवाइड कराता है किसी भी सब्जेक्ट का। बस आपको कमेंट करके बताना है कि आपको किस सब्जेक्ट का यूपीएस चाहिए, आप उससे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तैयारी आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों पेपर कोड क्या है? इसका पेपर कोड है POL 301 यानी POL 301। BA थर्ड ईयर है, 5th सेमेस्टर, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र है दोस्तों। ठीक है, सभी 45 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न छांट करके इसमें लिए गए हैं ताकि आप लोगों के परीक्षा में आसानी हो। अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, स्तम्भरारी बंदोबस्त क्या था? तो स्तम्भरारी बंदोबस्त एक कर व्यवस्था था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। स्तम्भरारी बंदोबस्त को अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही होता है, अस्थाई बंदोबस्त या फिर स्तम्भरारी बंदोबस्त, दोनों एक ही होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न नंबर 2 है, औपनिवेशिक शासन सबसे पहले भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो इसे बंगाल में स्थापित किया गया था। औपनिवेशिक शासन सबसे पहले भारत के बंगाल में स्थापित किया गया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, पूछेगा जरूर कि औपनिवेशिक शासन सबसे पहले भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? तो बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी है। इम्पोर्टेंट प्रश्न को मैंने 2 बार दोहरा दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, अंग्रेजों के लिए भारत में रेलवे का विस्तार करना क्यों जरूरी था? क्योंकि दोस्तों उनको अपने औपनिवेशिक व्यापार के लिए यानी अपने औपनिवेशिक व्यापार को बढ़ावा देना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, विदेशों में निम्न में से कौन सा नाम झूम कृषि के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, झूम कृषि। ठीक है, तो यह थारू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। विदेशों में निम्न में से कौन सा नाम झूम कृषि के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? तो थारू। लेकिन ये याद रखिएगा, लादिंग, मिल्पा और चना ये झूम कृषि के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, झूम कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे घुमंदू खेती के नाम से जाना जाता है। झूम खेती को घुमंदू खेती के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, 1850 के दशक में रेलवे के स्लीपर किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों सीमेंट से बनाए जाते थे, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया था? इसे लिख लीजिएगा जरूर। ठीक है, 1865 ईस्वी में प्रथम भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड की रॉयल नेवी के लिए जलयान निर्माण की समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण थे? तो दोस्तों अनेक वनों की कमी हो गई थी। ठीक है, 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड की रॉयल नेवी के लिए जलयान निर्माण यानी पानी वाली जहाज की निर्माण के लिए जो समस्या उत्पन्न हुई थी वो किस कारण हुई थी दोस्तों? क्योंकि अनेक वनों की कमी हो गई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है, 1878 की अधिनियम में निम्न में से किस श्रेणी को शामिल किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी। तो प्रतिबंधित। ठीक है, 1878 की अधिनियम में निम्न में से किस श्रेणी को शामिल किया गया था? तो प्रतिबंधित श्रेणी को शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 10 है, कृषि भूमि के विस्तार का क्या बुरा परिणाम है? तो वनों का विनाश। ठीक है, कृषि भूमि के विस्तार का क्या बुरा परिणाम है? वनों का विकास। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1864 ईस्वी में हुई थी। भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। एक प्रश्न को 2 बार मैं इसीलिए पढ़ता हूँ दोस्तों ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों की जिम्मेदारी इसे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, मैं हर क्लास में ये बोलता हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, इनमें से वाणिज्यिक अथवा नगदी फसल कौन सी है? इनमें से दोस्तों वाणिज्यिक अथवा
नगदी फसल कौन सी है? तो दोस्तों ये सभी है, ठीक है। जूट, कपास, गन्ना ये सभी वाणिज्यिक या नगदी फसल है, ठीक है। जूट, कपास और गन्ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चॉकलेट में प्रयोग होने वाला तेल किससे प्राप्त होता है? तो यह साल के बीजों से प्राप्त होता है, ठीक है। चॉकलेट में प्रयोग होने वाला तेल किससे प्राप्त होता है? साल के बीजों से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको फ्री में यूपीएस प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। पूरे यूट्यूब पर जीके जीएस वाला एक ऐसा चैनल है जो आपको किसी भी सब्जेक्ट का यूपीएस फ्री में प्रोवाइड कराता है। केवल आपको सब्सक्राइब करना है दोस्तों, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको किस सब्जेक्ट का यूपीएस चाहिए, ठीक है। या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा यूपीएस, ठीक है, हिंदी में। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चर्म शोधन को क्या बोलते हैं? टैनिन बोलते हैं, ठीक है। चर्म शोधन का उपयोग है, इनमें से कौन चर्म शोधन का उपयोग है? तो दोस्तों चर्म शोधन के उपयोग से खाल से चमड़ा बनाने में, ठीक है, जो भैंस होते हैं, बकरे होते हैं, भेड़ होती हैं, उन सभी के खाल से दोस्तों चमड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। चमड़े बना करके उसे ढोल बनाया जाता है, जूते बनाए जाते हैं, अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, तेंदू के पत्तों का प्रयोग किस काम में किया जाता है? तो बीड़ी बनाने में किया जाता है, ठीक है। तेंदू के पत्तों का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 है, किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था? ये दोस्तों जॉर्ज यूल थे, ठीक है। जॉर्ज यूल एक अंग्रेज अफसर था जो 400 बाघों को मारा था। प्रश्न नंबर 17 है, जावा का कौन सा समुदाय वन काटने में कुशल था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो दोस्तों एक कलांग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। कलांग समुदाय के लोग वन काटने में बहुत कुशल होते थे और ये जावा समुदाय के थे, ठीक है, याद रखिएगा, जावा समुदाय के, ठीक है। जावा समुदाय के कलांग लोग, ठीक है, वन काटने में बहुत कुशल थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, बस्तर में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेता कौन था? तो उस समय दोस्तों विद्रोह का नेता गुंडा ध्रुव था, ठीक है। बस्तर में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेता गुंडा ध्रुव था। प्रश्न नंबर 19 है, सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया था? तो दोस्तों इस क्षेत्र को क्या नाम दिया था? तो बागान क्षेत्र का नाम दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, बिरसा मुंडा ने जिस क्षेत्र में वन समुदाय के विद्रोह का नेतृत्व किया वह राज्य कौन सा था? तो दोस्तों वह राज्य था छोटा नागपुर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। एक बार और देखेंगे, बिरसा मुंडा ने जिस क्षेत्र में वन समुदाय के विद्रोह का नेतृत्व किया वह राज्य छोटा नागपुर था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, निम्न में से किसे अपराधी कबीला नहीं कहा जाता था? इनमें से कौन है दोस्तों जिनको अपराधी कबीला नहीं कहा जाता था? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए है, संथाल को अपराधी कबीला नहीं कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, संथाल परगना में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले वन समुदाय का नेता कौन था? तो इसमें दोस्तों वन समुदाय का नेता सिद्धू था। संथाल परगना में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाला वन समुदाय का नेता सिद्धू था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं क्या कर रहा है दोस्तों, जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस खेती को दोस्तों झूम खेती या घुमंतू खेती कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 है, चाय के बागानों पर काम करने वाला समुदाय कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चाय के बागानों में काम करने वाला समुदाय कौन था? तो संथाल समुदाय था दोस्तों, ठीक है। संथाल समुदाय के लोग चाय के बागानों पर काम करते थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 है, यह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले अन्य समुदायों का नायक नहीं था। तो कौन है दोस्तों इसमें? तो
राजा एस राजू अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाला समुदाय नहीं था। ठीक है, बाकी सिद्धू, कानू और बिरसा मुंडा ये ऐसे समुदाय थे जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 है, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे वन है उनके लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रदूषण, विनाश, वानिकी या वनोत्पादन? तो वानिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, वनों के विलुप्त होने की प्रक्रिया को वानिकी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, स्थानांतरी कृषि में किसी खेती पर कितने समय के लिए कृषि होती है? तो दोस्तों स्थानांतरित कृषि में किसी खेती पर कितने समय के लिए खेती होती है? तो 2 वर्ष के लिए होती है। ऑप्शन नंबर डी है। एक बार और देखेंगे, जो स्थानांतरित कृषि होती है दोस्तों, वो कितने समय के लिए होती है? 2 वर्ष के लिए होती है। ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 28 है, स्थानांतरित कृषि का एक अन्य नाम क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम है झूम कृषि। प्रश्न नंबर 29 है, स्लीपर कहाँ लगते हैं? दोस्तों हम लोग आगे पढ़े थे स्लीपर, तो स्लीपर कहाँ लगते हैं? तो दोस्तों ये रेल की पटरी पर लगते हैं। ठीक है, पूछा था कि स्लीपर किस चीज़ के बनाए जाते हैं? तो स्लीपर जो होते हैं दोस्तों सीमेंट के बनाए जाते हैं। ठीक है, सीमेंट के बनाए जाते हैं और ये कहाँ लगते हैं? रेल की पटरी पर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 30 है, कांटेदार छाल वाला वृक्ष कौन सा है? इसे ऑप्शन नंबर सी है सेमूर। ठीक है, हम लोग अपने गांव में इसे सेमर बोलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सेमर बोलते हैं लेकिन इसका वास्तविक नाम है सेमूर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 31 है, भारत में कौन अंग्रेज अफसर बाघ के शिकार के लिए प्रसिद्ध था? तो ये जॉर्ज यूल था दोस्तों। ये बाघों को मारता था, बहुत ही गंदा आदमी था। प्रश्न नंबर 32 है, सबसे अच्छे वन क्या कहलाते थे? सबसे अच्छे वन दोस्तों क्या कहलाते थे? तो आरक्षित वन सबसे अच्छे वन कहलाते थे। प्रश्न नंबर 33 है, सन 1600 ईस्वी में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? ठीक है, सन 1600 ईस्वी में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि के अधीन था? तो दोस्तों छठा भाग। ऑप्शन नंबर ए है, छठा भाग सन 1600 ईस्वी में भारत की भूमि का कृषि अधीन था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 34 है, 1865 के वन अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? 1865 का जो वन अधिनियम था वो कब संशोधन हुआ था? 1878 में या 1927 में? 1878 ईस्वी या 1927, दोनों में? तो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 35 है, जंगलों में खाना पकाने और रोशनी के लिए लोग तेल कहाँ से प्राप्त करते थे? तो दोस्तों महुआ के फल से। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जंगलों में खाना पकाने और रोशनी के लिए लोग तेल कहाँ से प्राप्त करते थे? तो महुआ के फल से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देहरादून के इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जिस वन्य प्रणाली का अध्ययन कराया जाता था वह कौन सी प्रणाली थी? तो दोस्तों यह कौन सी प्रणाली थी? तो ये थी बागान वानिकी। ठीक है, देहरादून के इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में जिस वन्य प्रणाली का अध्ययन कराया जाता था वह बागान वानिकी प्रणाली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, बस्तर कहाँ है? यानी बस्तर दोस्तों इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो बस्तर दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, घर बनाने या ईंधन के लिए लोग लकड़ियां कहाँ से ले जाते थे? तो लोग लकड़ियां कहाँ से ले जाते थे दोस्तों? तो सुरक्षित वनों से और ग्रामीण वनों से, यानी बी और सी दोनों। प्रश्न नंबर 39 है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यह दोस्तों 1906 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 ईस्वी में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 40 है, भारत का भारत का प्रथम भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये लिख लीजिएगा जरूर दोस्तों। ये डायट्रिच बैंडिस था। ठीक है, भारत का प्रथम वन महानिदेशक डायट्रिच बैंडिस था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 41 है, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुआ था?
इनमें से किस राज्य में हुआ था दोस्तों इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना? तो दोस्तों यह देहरादून में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 42 देखते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी? तो 1 मील बिछाने के लिए दोस्तों 1760 से 2000 के लगभग स्लीपर का उपयोग किया जाता था, या इतनी आवश्यकता पड़ती थी। प्रश्न नंबर 43 है, रोपड़ से आप क्या समझते हैं? तो रोपड़ दोस्तों एक खास प्रकार की फसल होती है, ठीक है। रोपड़ से आप क्या समझते हैं? एक खास प्रकार की फसल होती है। प्रश्न नंबर 44 है, भारतीय जन्य कानून कब पारित हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय जन्य कानून दोस्तों 1865 ईस्वी में पारित हुआ था। दोस्तों यह थर्ड ईयर है, ठीक है। थर्ड ईयर में टफ क्वेश्चंस आएंगे, और ये लिख के रख लीजिए, जो ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 45 है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रश्न नंबर 45 है दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली स्थापना किस राज्य में हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो सूरत में सबसे पहले हुई थी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।